मेरा नाम सुवारा है। गली गली जाकर मैं चूड़ियाँ बेचती थी। एक दिन मैं एक मोहल्ले में चूड़ियाँ बेचने के लिए आवाज़ लगा रही थी जब अचानक एक बड़ी बुजुर्ग महिला भागती हुई आई। उसके साथ मेरी जोरदार टक्कर हो गई और मेरी सारी चूड़ियाँ भी ज़मीन पर गिर गई और चूर चूर हो गई थी। उसने घबराकर मुझे देखा। मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैं चिल्लाई और कहा, अरे बीबी जी, यह क्या हरकत है? यह तुमने क्या कर दिया? मेरी रोजी रोटी बर्बाद कर दी। उसने मुझे इशारे से शांत रहने के लिए कहा और अचानक मुझे एक छोटा सा सूटकेस पकड़ाने लगी। कहने लगी कि यह तुम अपने पास रख लो, यह मेरी अमानत है। मैं कुछ दिन के बाद आकर तुमसे इसे ले लूँगी। लेकिन मैं घबरा गई। मैंने कहा, अरे अरे, यह तुम मुझे क्या देकर जा रही हो? वह बूढ़ी औरत तो फौरन ही वहाँ से चली गई थी। मैं उसे आवाज़ देती रह गई मगर उसने मेरी एक न सुनी। उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उसका लिया देखकर बताया जा सकता था कि वह किसी अमीर परिवार से थी। फिर इसी तरह 6 महीने गुजर गए और वह औरत अपनी अमानत मुझसे लेने आई। एक दिन मैं चूड़ियाँ बेचते बेचते शहर जाने वाले रास्ते पर चली गई थी जब अचानक मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी भीख मांगने वाली औरतें खड़ी हुई हैं। मेरी नज़र अचानक उस औरत पर गई जिसने मुझे वह छोटा सा सूटकेस दिया था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुखदीप की आवाज़ में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाली है, इसलिए आप कहानी को पूरा सुने। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं भागते हुए उस औरत के पास गई उसकी अमानत देने के लिए, तो वह मुझे देखकर मुस्कुरा पड़ी और एक तरफ उसकी आंखों में आंसू भी थे। वह कहने लगी कि इसे एक बार खोल कर तो देखो। मैंने कांपते हाथों से जैसे ही उसे खोलकर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। गरीब लोगों की भी क्या ज़िंदगी होती है, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी लेते हैं। मैं सहारनपुर जैसे एक गांव में रहती थी जहां पर बूढ़ी बूढ़ी माँ के अलावा मेरा कोई भी नहीं था। जैसे हमारे गांव के लोग आपस में बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे। हमारा गांव बहुत ही बड़ा था। मैंने बचपन से ही गरीबी देखी थी। मेरे पिता श्री जनक सिंह, जिनको गांव में सारे ही लोग एक वेद की पहचान से जानते थे, क्योंकि मेरे पिता एक बहुत अच्छे वेद थे जो बहुत सारे लोगों को अपनी जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाकर लोगों का इलाज किया करते थे। गांव के सारे ही लोग मेरे पिताजी को जानते थे और ज़्यादातर लोग अपनी कई कई पुरानी बीमारियों का इलाज उनसे करवाते थे। जब तक पिताजी जिंदा थे हमारे घर का गुजारा ठीक से हो रहा था। हालांकि हम लोग तब भी गरीब थे, क्योंकि मेरे पिताजी उस समय अपनी दवाइयाँ बेचते तो लोग उन्हें बहुत कम पैसे दिया करते थे। फिर मेरा जन्म हुआ। जब तक मैं 7 साल की हुई तब तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता रहा। पिताजी भी जिंदा थे। लेकिन एक दिन अचानक पिताजी बेहोश हो गए और उनके बेहोश होने की वजह से किसी को भी समझ न आई। गांव के लोग इकट्ठा होकर उनको शहर के अस्पताल में लेकर गए, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। पिताजी की मौत ने मुझे और मेरी माँ को तोड़कर रख दिया था। यह सदमा हमारे लिए बहुत ही बड़ा था, लेकिन हमने खुद को संभाल लिया था। पिताजी के जाने के बाद मेरी माँ ने गांव के घर घर और गली गली जाकर चूड़ियाँ बेचना शुरू कर दी थी और इस तरह हम दोनों का गुजारा होने लगा। उसके बाद जब मैं बड़ी हुई तो मैंने भी माँ के साथ चूड़ियाँ बेचना जाना शुरू कर दिया। लेकिन वक्त ने मेरी माँ को बूढ़ा और बीमार बना दिया था। माँ को मैंने घर बैठाया और फिर मैंने खुद घर घर जाकर औरतों को उनके हाथों में चूड़ियाँ पहनाना शुरू कर दिया। और इसी साथ ही साथ मैं सबसे खूब सारी बातें भी किया करती थी और सुबह सवेरे घर से जितनी भी चूड़ियाँ बेचने के लिए लेकर निकलती थी, उन सारी चूड़ियों को बनने के बाद ही घर में दाखिल होती थी। यह मेरा उसूल था। अब भले ही किसी रंग की चूड़ी अगर किसी औरत को पसंद न आती तो मैं अपनी बातों के तीर चलाकर उनको चूड़ियाँ बेच ही देती थी। वक्त ऐसे ही गुजरता जा रहा था। मेरी माँ मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमेशा ही तैयार रहा करती थी। लेकिन मैंने कभी अपनी माँ को यह जाहिर नहीं किया कि मैं अपनी ख्वाहिशों के लिए कितनी तरसती हुई हूँ। मैं जानती थी कि हमारे घरेलू हालात कैसे हैं, इसलिए मैंने कभी भी अपनी माँ से किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं की थी। अगर मैं किसी चीज़ को तरसती हुई नज़र से देखती तो मेरी माँ पहले ही समझ जाती थी कि वह चीज़ मुझे चाहिए, इसलिए वह मुझे वही चीज़ दिलवाने की कोशिश करती रहती थी। लेकिन मैं उनसे इनकार कर दिया करती थी कि यह चीज़ तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माँ, मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और चाहिए। और फिर मैं बहुत ही कम पैसों वाली सस्ती सी कोई भी चीज़ खरीद लेती थी।
जिससे मेरी माँ को तसल्ली हो जाती थी, क्योंकि मेरी माँ भी यह बात अच्छे से जानती थी कि उनकी बेटी ने कभी उनसे कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की। हम लोग अपना पेट भर लिया करते थे, बस हमारे लिए यही बहुत था। लेकिन बचपन से लेकर जवान होने तक मेरे दिल में बहुत सारी ख्वाहिशें दबी हुई थी। सबसे पहले ख्वाहिश तो यह थी कि मैं पढ़ना चाहती थी, स्कूल जाना चाहती थी। हमारे गांव में ज़्यादातर जमींदार लोग रहा करते थे। उनके बच्चे सुबह सवेरे अच्छे से तैयार होकर अपनी अपनी सवारी से या फिर शहर जाने वाली बस में बैठकर शहर के अलग अलग स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते थे, और मैं उन बच्चों को तरसती हुई नज़रों से देखा करती थी। मैं चाहती थी कि काश मैं भी इन बच्चों की तरह स्कूल जाती होती, मगर मेरी ख्वाहिश हमेशा ख्वाहिश ही रही। वैसे तो हमारे गांव में सरकारी स्कूल भी था, मैं चाहती तो मेरा एडमिशन वहाँ भी हो सकता था, मगर हालात और समय ने मुझे वहाँ पर भी मात दे दी थी। मेरे पास स्कूल जाने का समय नहीं था। सस्ती चूड़ियाँ शहर में मिलती थी, जहाँ से चूड़ियाँ खरीद कर हम महंगे दाम में गांव की औरतों को बेचा करते थे। उसके लिए मुझे हफ्ते में एक बार सुबह 9 बजे शहर जाने वाली बस में बैठकर चूड़ियों के थोक विक्रेताओं से अच्छी अच्छी चूड़ियाँ खरीद कर लानी पड़ती थी, और फिर वही चूड़ियाँ पूरे एक हफ्ते तक गांव में बेचा करती थी। उनसे जो पैसे आते उन पैसों से मैं अपना और अपनी माँ का गुजारा भी कर रही थी, और अपनी माँ का इलाज भी करवाया करती थी। हमारे गांव में बहुत सारी अमीर औरतें थीं जो मुझसे चूड़ियाँ खरीदती भी थी, और मुझे अपनी बेटियों के और अपने पुराने कपड़े भी दे दिया करती थी, जिनको मैं और मेरी माँ पहन लिया करते थे। बस कुछ इसी तरह हम लोगों की ज़िंदगी चल रही थी। हर दिन मेरी यही कोशिश होती कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चूड़ियाँ बेचूं, इसलिए कुछ औरतों से चिकनी चुपड़ी बातें करके उनको अपनी चूड़ियाँ पहना ही देती थी, और उनसे अच्छे पैसे वसूल कर लिया करती थी। मेरी माँ एक नरम दिल और दुआ देने वाली औरत थी। वह हमेशा कहती थी कि बेटा, ऊपर वाला तुझे तेरी मेहनत का सिला जरूर देगा। तू इतनी मेहनत करती है, खेलने कूदने की उम्र ही तूने चूड़ियाँ बेचना शुरू कर दिया, और अब तो तू जवान हो गई है, और जवान होने के साथ साथ खूबसूरत भी है। यह उम्र तेरी शादी की है, लेकिन तू अपनी माँ की देखभाल और हमारा पेट भरने के लिए यह सब कुछ करती है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा कि ऐसी उम्र में तुझे यह सब कुछ करना पड़ रहा है। मैं अपनी माँ से कहती कि माँ, मेरे लिए सब कुछ तुम ही हो, मुझे शादी नहीं करनी। शादी करके मैं अपनी ससुराल चली जाऊंगी तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? और मेरी इस बात पर माँ सिर्फ मुस्कुराकर मेरे सर पर हाथ रख दिया करती थी। मैं रात को जब अपनी कमाई लेकर घर लौटती तो सबसे पहले मेरी माँ की दवाई खरीदती थी, और अगर ज़्यादा पैसे बच जाते तो उनके लिए कोई फल भी खरीद लिया करती थी, जिसको देखकर मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी माँ की सेहत बन जाए, वह पूरी तरह से ठीक हो जाए। इस दुनिया में मेरे उनके अलावा कोई भी नहीं था। तो नहीं, हमारे सारे ही रिश्तेदार दूर के गांव में रहते थे, जो मेरे पिताजी के मरने के बाद कभी हमें पलट कर देखते ही नहीं थे। इसलिए हमें लोग भी उनसे कोई संबंध नहीं रखते थे। मेरी माँ हमेशा मेरी तारीफ़ किया करती थी, कहती थी कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है, ऊपर वाला तुम्हारा भाग्य अच्छा करे और तुम्हारे भाग्य में खुशियाँ लिख दे। मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत यह थी कि मेरी फ़िक्र करने वाली और मेरा ख्याल रखने वाली मेरी माँ भी जिंदा थी। मेरी सबसे बड़ी कमाई तो उनकी प्रार्थना ही थी। और फिर इसी तरह से ज़िंदगी गुजरती गई। एक वो आम सा दिन था जब मैं चूड़ियाँ बेचने के लिए सुबह सवेरे रोज़ की तरह अपने घर से निकल गई थी, और बाज़ार में आकर औरतों को रंग बिरंगी और अच्छी क्वालिटी की चूड़ियाँ दिखा रही थी, और आवाज़ लगा रही थी कि नीली पीली हरी लाल चमकदार ही चूड़ियाँ ले लो। मैं गांव में मशहूर थी चूड़ी वाली लड़की के नाम से। हर कोई मुझे चूड़ी वाली लड़की कहकर पुकारता था, क्योंकि हमारे गांव में ज़्यादातर आदमी ही चूड़ियों का व्यापार किया करते थे। एक मैं ऐसी थी जो औरतों को घर जा जाकर और उनसे अटपटी बातें बनाकर उनको चूड़ियाँ पहना दिया करती थी, और उनसे चूड़ियों की कीमत वसूल कर लिया करती थी। जब बाजार में चूड़ियाँ बेचते बेचते मैं थक जाती थी, तब मैं लोगों के घरों में जाती थी, और उस दिन भी मैं बाजार में अपनी चूड़ियाँ आवाज़ लगा लगा कर बेच रही थी। कुछ लोग रुककर खरीद रहे थे तो कुछ आगे निकल रहे थे। अचानक सामने से एक औरत से मेरी जोरदार टक्कर हो गई, और उसकी टक्कर की वजह से मेरी चूड़ियों से बड़ा बैग और मेरे हाथ में जो चूड़ियाँ थी वह सब ज़मीन पर गिर गई। मैं ज़ोर से चिल्लाई और मैंने कहा, अरे बीबी जी, कहाँ भागे जा रही हो? मेरा नुकसान करके आखिर यह क्या हरकत है? उसने हैरानी से होकर मुझे देखा।
वह बड़ी उम्र की औरत थी, मेरी माँ की उम्र जितनी, मगर उसने मेरा बहुत ही बड़ा नुकसान कर दिया था। इसलिए मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। उसने मुझे ठहर कर देखा और देखा कि मेरी आंखों में मेरा नुकसान होने की वजह से नमी आ गई है। शायद वह मेरी गरीबी और मजबूरी की हद समझ गई थी। इसलिए उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो बेटा। फिर उसने अचानक एक छोटा सा नीले रंग का सूटकेस मेरे हाथ में थमाए हुए कहा कि यह मेरे लिए बहुत ही कीमती है। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारा नुकसान किया है, तुम मुझे माफ़ कर देना। और इसके साथ ही प्लीज़ तुम मेरी एक मदद भी कर दो। इसे तुम अपने पास संभाल कर रखना, मेरी अमानत के तौर पर। मैं जल्द ही इसे आकर तुमसे ले लूँगी। मैंने अक्सर तुम्हें यहाँ के बाज़ार में टहलते हुए देखा है। मैं उसकी बात पर घबरा गई और मैंने कहा, लेकिन बीबी जी, यह तो आपका सामान है, आप मुझे क्यों दे रही हो?